नमस्कार दोस्तों, वीडियो स्पेशल सीरीज में आज हम आपके लिए एक नए व्यक्तित्व के बारे में जानकारी लेकर आए हैं और इस फोटो को देखकर आप समझ सकते हैं कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और बात करते हैं इस महान व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जिनको हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनका एक कोट बहुत फेमस है, वन इंडिविजुअल मे डाई फॉर एन आइडिया बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ इनकारनेट इटसेल्फ इन 1000 लाइव्स। मतलब कि एक व्यक्ति अपने आइडिया के लिए मर तो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के मरने के बाद, उस व्यक्ति के शहीद होने के बाद वो आइडिया नए अवतारों को जन्म देगा और ऐसे हजार नए आइडिया यानी ऐसे हजार नए विचार पैदा करेगा। तो इसी थॉट के साथ हम शुरू करते हैं इनके जीवन का एक संक्षिप्त परिचय, जिसमें हम जानेंगे कि बोस के जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे इनके जीवन का एक दुखद अंत हुआ, जो हमारे देश के एक बहुत महान नेतृत्वकर्ता माने जाते थे और उनका ऐसा अंत हुआ कि शायद आज तक वो गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। चलिए शुरू करते हैं। इनके बारे में अगर हम बेसिक डिटेल्स देखें तो 23 जनवरी सन 1897 को कटक में, जो उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा के कटक क्षेत्र में इनका जन्म हुआ और इनके पिताजी और माताजी का नाम प्रभावती दत्त और जानकी नाथ बोस था। तो इनके घर जब ये पैदा हुए उसके बाद इन्होंने अपनी जो शिक्षा दीक्षा है वो अपने हेडमास्टर बेनी माधव दास के अंतर्गत ली और उससे प्रभावित होकर वो अलग विचारों में पनपते चले गए और बढ़ते चले गए। धीरे धीरे जब उनको समाज की सच्चाई और समाज की असलियत का पता चला कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों को दबा रखा है, तो उसका विरोध करने के लिए इनके अंदर एक अलग तरह का नेतृत्व क्षमता विकसित होने लगी और उसको अपने अंदर निखार लाने के लिए पहले वहाँ आपके इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में जाने के बाद वहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद जब वापस 1919 में ये लौट कर आते हैं और आईसीएस का एग्जाम देते हैं, तो ये पहले ही प्रयास में ये इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम सफल हो जाते हैं और ये नौकरी से त्यागपत्र दे देते हैं। नौकरी से सिर्फ इसलिए त्यागपत्र देते हैं क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये आईसीएस की नौकरी है इसमें हमें अंग्रेजों के अधीन होकर काम करना पड़ेगा। और क्योंकि इनकी जो विचार थे, जो इनकी विचारधारा थी, वो इस चीज को लेकर थी कि अगर हम काम करेंगे तो अपने स्वराज के लिए काम करेंगे, हम किसी के अधीन होकर कार्य नहीं करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में सन 1923 में जब ये ऑल इंडिया यूथ काउंसिल के सेक्रेटरी चुने गए और साथ ही साथ बंगाल स्टेट कांग्रेस के सेक्रेटरी चुने गए, तो इसके बाद इनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और इन्होंने चित्तरंजन दास जी, जो इनके पॉलिटिकल गुरु थे, उनके अंडर में अपना सफर की शुरुआत की। धीरे धीरे इसी राजनीति के सफर में जब 1930 के चुनाव हुए तो बोस कलकत्ता के मेयर के रूप में भी नियुक्त हुए और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने नई राजनीति की परिभाषा गढ़ी, जिसमें साम्यवाद और समाजवाद की परिकल्पना थी। 1938 में जब बोस ने अपने नॉमिनेशन भरा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, तो इनको बहुत ही बहुमत से अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। उसके साथ ही इन्होंने जब दोबारा अगले साल फिर से लड़ाई की अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, तो उसमें जीत गए, बट इन्होंने गांधी जी से कुछ मतभेद होने के कारण उस पद से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यानी कि 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसके अंतर्गत ये कांग्रेस में रहकर ही काम करने लगे। बोस कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस से अलग होकर वो एक नई राजनीति की दिशा और दशा बदले, क्योंकि वो जानते थे कि कांग्रेस से अलग होने का मतलब है ब्रिटिशर्स को एक नई ताकत देना, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में रहकर ही काम करने का मन बनाया। धीरे धीरे जब अंग्रेजों ने उनको अपने घर में ही नजरबंद किया, तो सन 1941 में बोस किसी प्रकार इंडिया से रवाना हो गए। इंडिया से जो है इन्होंने जाकर जर्मनी में शरण ली। जर्मनी में इन्होंने हिटलर से बात की, लेकिन इनको लगा कि शायद हिटलर की जो सोच है वो अलग तरह की है और वो भारत के लिए कारगर नहीं होगी, इसलिए ये वापस चले आते हैं आपके साउथ ईस्ट एशिया यानी सिंगापुर में। यहाँ इनकी भारतीय जवानों के साथ मुलाकात होती है और वहाँ पर ये गठन करते हैं आज़ाद हिंद फौज का, जिसमें हम देखते हैं कि नई नई रेजिमेंट्स बनाई गई और उसी आज़ाद हिंद फौज को जो सन 1942 में बनाई गई, वहाँ से शुरू होता है नेताजी के रूप में एक करियर या सफ़र जो भारत को एक नई दिशा देने के लिए तैयार था। सन 1942 में रास बिहारी बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, उसमें मोहन सिंह को उन्होंने सेना अध्यक्ष बनाया। उसके बाद जब 43 में नेताजी का नेतृत्व मिलता है, तो 43 में नेताजी आपके आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए भाई आपके अंडमान निकोबार में भारतीय झंडा फहराते हैं और उस भारतीय झंडे को फहराने के साथ साथ अंडमान और निकोबार को वो भारत का प्रथम आजाद टेरिटरी घोषित करते हैं। इस प्रकार नेताजी के कार्य का एक शुरुआत होती है।
सन 1945 में जब आपका विश्व युद्ध द्वितीय चल रहा था, उसी समय नेताजी का अचानक से गायब होना एक सवाल खड़ा करता है कि भाई अचानक से इतने बड़े नेता का क्या हुआ, कि कैसे वो प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई, या जो भी उनके मौत से जुड़े हुए रहस्य हैं वो अभी तक अनसुलझे हैं। इसको लेकर शाहनवाज खान की कमेटी बनाई गई, न्यायमूर्ति जीडी खोसला जी की कमेटी बनाई गई, और दोनों कमेटियों ने यही निष्कर्ष निकाला कि बोस की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हालांकि इस बात पे अभी भी कोई आधिकारिक घोषणा या ऐसा कुछ नहीं हुआ है सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी नेताजी का जो व्यक्तित्व था, नेताजी का जो वर्चस्व था हमारे भारतीय राजनीति में, वो एक अलग योगदान रखता है। अगर हम बात करें नेताजी के विजन की, तो नेताजी का जो विजन था, जो नेताजी का परिप्रेक्ष्य था भारतीय समाज के लिए, वो भारत में साम्यवाद और समाजवाद की स्थापना करना था। वो हमेशा ये कहते थे कि भारत में समानता और आर्थिक उपलब्धता सबके पास होनी चाहिए, ताकि जो भारत के रिसोर्सेज हैं उनका बराबर से यूज, बराबर से उपयोग किया जा सके। चलिए दोस्तों, आज के इसी वीडियो का हम यहीं पर अंत करेंगे, और नेताजी की जो एक कोट है जो बहुत फेमस है, शायद आप लोग भी सुने होंगे, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस कोट के साथ नेताजी बने और उन्होंने भारत में एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए कदम रखा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो की जो PDF है वो हमारे चैनल से मिल जाएगी, गैलेक्सी क्लासेस के चैनल से। वहाँ पर जाइएगा, इसको एक्सेस करिएगा और नेताजी के बारे में पढ़िएगा। साथ ही में अभी जो हमारे चैनलों पे क्विज चलती रहती है उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।